एकाधिकार और एकाधिकारी बाजार के तहत AR और MR के बीच संबंध कीमत में परिवर्तन या अपूर्ण प्रतियोगिता के तहत दोनों बाजारों में AR और MR वक्र का नीचे की ओर ढलान हो जाएगा। AR, MR के ऊपर है। AR ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। AR वक्र एकाधिकार बाजार में कम लोचदार होता है क्योंकि इसका कोई स्थापन वस्तु नहीं होता है। AR वक्र एकाधिकार बाजार में अधिक लोचदार होता है क्योंकि यहाँ स्थापन वस्तुएं होती हैं। TR और MR के बीच संबंध जब कीमत उत्पादन की बिक्री में वृद्धि के साथ गिरती है। अपूर्ण प्रतियोगिता के तहत AR नीचे की ओर झुकेगा जो अधिक इकाइयों को केवल एक कम कीमत पर बेच सकता है। MR, AR कीमत के प्रत्येक बाजार गिरने के साथ गिरता है और AR वक्र के नीचे आता है। जब तक TR में वृद्धि होती है MR सकारात्मक रहता है। TR गिरता है और जब MR ऋणात्मक होता है TR अधिकतम होता है। जब MR शून्य है ब्रेक इवन बिंदु में आएगा। यह उस बिंदु पर होता है जहां TR बराबर TC या AR बराबर AC होता है। फर्म सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। नीचे जाता बिंदु एक स्थिति जब एक फर्म केवल परिवर्तित लागतों को बचाने में सक्षम होती है या TR बराबर TVC। सूत्र एक नज़र में TR बराबर कीमत या AR गुना बेचा गया उत्पादन या TR बराबर सिग्मा MR। AR कीमत बराबर TR डिवाइड भाग है बेची गई इकाइयाँ। MRN बराबर MRN-1। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें आएगा। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। फर्स्ट है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। सेकंड है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। थर्ड है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। फोर्थ है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। फिफ्थ है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। फिर है सिक्स साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। फिर है सातवां साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। फिर है आठ नंबर है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर है नाइन्थ निजी आय। फिर इसमें आएगा निजी आय में 10th आएगा व्यक्तिगत आय। फिर 11 नंबर व्यय योग्य व्यक्तिगत आय। फिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद MP पर GDP। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश के अपने क्षेत्र के भीतर निर्मित अंतिम सामान और सेवाओं का कुल धन मूल्य है। इसलिए MP पर GDP की गणना के लिए घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को उनके संबंधित मूल्यों से गुणा किया जाता है। प्रतीकात्मक MP पर GDP या PXQ, जहां PX बाजार मूल्य है और Q अंतिम सामान सेवाएं हैं। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद MP पर GNP बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक व्यापक और विस्तृत अवधारणा है। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्रति काउंटर प्लस शुद्ध साधन आय में सालाना उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों के धन मूल्य को मापता है। लघु GNP में GDP और शुद्ध साधन आय विदेशों से अर्जित की गई है। GNP में देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है। बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद MP पर NDP
बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा विदेश से सकल शुद्ध साधन आय के मध्य का अंतर है। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एमपी पर एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की चालू कीमत पर धन मूल्य का मापक है। बाजार मूल्य कम मूल्यह्रास पर यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। इसे आउटपुट पूंजी परिसंपत्तियों के उत्पादन में लगातार उपयोग किया जाता है। इस निश्चित पूंजी की खपत को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास नियत पूंजी के मूल्य की हानि का गठन करता है। इस प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध धन मूल्य है। फिर इसमें कुल उत्पादन से मूल्यह्रास भत्ते को छोड़कर शुद्ध धन मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। फिफ्थ, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एफसी पर एनडीपी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या घरेलू आय वह आय होती है जिसे उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष के दौरान किसी राष्ट्र के घरेलू क्षेत्र के भीतर वेतन, ब्याज, लाभ और किराए के रूप में की गई कमाई है। इस प्रकार साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद पारदर्शिक अवधारणा है। दूसरे शब्दों में अन्य साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद विदेश से शुद्ध साधन आय से कम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के समान है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एफसी पर एनएनपी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मजदूरी राष्ट्रीय उत्पाद मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतानों को संदर्भित करती है। संक्षेप में समस्त साधन भुगतानों की योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा में अर्जित कुल साधन आय लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज तथा लाभ तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय का योग साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसमें आएगा अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल साधन आय का जोड़ होता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एफसी पर जीडीपी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का संबंध किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमत से है। यदि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को नियत पूंजी के मूल्यह्रास या खपत से जोड़ दिया जाए तो इसे साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 8 नंबर, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एफसी पर जीएनपी साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अप्रत्यक्ष कर घटाकर व सब्सिडी जोड़कर प्राप्त किया जाता है। फिर अथवा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़कर प्राप्त किया जाता है। निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को मिलाने वाली सभी आय भुगतान जैसे वेतन व मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय आदि तथा गैर आय भुगतान जैसे सभी प्रकार के
ट्रांजैक्शन भुगतान आते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल है। इसमें आएगा निजी क्षेत्र की आय ज्ञात करने के लिए निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी जोड़नी होगी। इसके अतिरिक्त निजी आय में सरकार के चालू ट्रांजैक्शन शेष वित्त से शुद्ध चालू ट्रांजैक्शन व राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को सम्मिलित किया जाता है। यह व्यक्तिगत में आएगा वह आय जो देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होती है। व्यक्तिगत आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निगम करों तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लिए किए गए भुगतान घटाते हैं। सरकारी हस्तांतरण भुगतानों, व्यापारिक भुगतानों तथा सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज को जोड़ देते हैं। व्यय योग्य व्यक्तिगत आय, इसमें आएगा व्यय योग्य व्यक्तिगत आय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है, अर्थात वह आय जिसे लोग अपनी इच्छा से व्यय करने के लिए स्वतंत्र हो। व्यय योग्य व्यक्तिगत आय या प्रयोज्य आय कहलाती है। अन्य शब्दों में सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर चुकता करने के बाद किसी व्यक्ति के पास जो आय शेष रह जाती है उसे व्यय योग्य व्यक्तिगत आय कहते हैं। अवधारणा NNP-MP बराबर GNP-MP माइनस मूल्यह्रास, NDP-MP बराबर GDP-MP मूल्यह्रास, फिर NDPFC बराबर NDP-MP शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, फिर इसमें आएगा GDPFC बराबर NDPFC प्लस मूल्यह्रास, फिर NNPFC बराबर GDPMP माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नाम मात्र GNP को परिभाषित करें। आंसर है GNP को वर्तमान बाजार मूल्य के संदर्भ में GNP को नाम मात्र GNP कहा जाता है। वास्तविक GNP को परिभाषित करें। आंसर है GNP की स्थिर कीमतों पर गणना आधार वर्ष मूल्य की वास्तविक GNP कहा जाता है। साधन भुगतान सामान और सेवाओं को उपलब्ध कराने के एवज में किया गया भुगतान है। एक श्रमिक को श्रम का भुगतान साधन भुगतान होता है क्योंकि उसने इसके लिए काम किया था। भुगतान ट्रांजैक्शन, यदि भुगतान की वापसी में सेवा या वस्तुएं देने में कोई बंधन नहीं हो तो इसे भुगतान ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। उदाहरण दान, बुजुर्ग, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति आदि। राष्ट्रीय आय की विधियाँ। फर्स्ट है उत्पाद विधि, मूल्यवर्धित विधि। फर्स्ट है बिक्री प्लस स्टॉक में बदलाव बराबर है आउटपुट का मूल्य। स्टॉक में बदलाव बराबर स्टॉक बंद माइनस स्टॉक आरंभ। फिर आउट का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग बराबर सकल मूल्य जोड़ा। GDP-MP यह है NNPFC-NI GDP-MP माइनस निश्चित पूंजी की खपत अवमूल्यन। फिर विदेश प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आय विधि। कर्मचारियों का मुआवजा। सेकंड परिचालन अधिशेष यह संपत्ति से आय माइनस किराया व रॉयल्टी ब्याज। उद्यमिता से आय माइनस लाभ कॉरपोरेट लाभांश टैक्स बचत शुद्ध प्रतिधारिता कमाई। स्वरोजगार की मिश्रित आय
NDPFC बराबर 1+2+3। फिर इसमें आएगा NNPFC बराबर NDPFC प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय, यह GNPMP बराबर NDPFC प्लस निर्धारित पूंजी की खपत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। व्यय विधि सरकार अंतिम उपभोग व्यय, यह निजी अंतिम उपभोग व्यय। फिर शुद्ध निर्यात, फिर सकल घरेलू पूंजी निर्माण बराबर सकल घरेलू निर्धारित पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन। GDPMP बराबर 1+2 2+3 3+4। यह आएगा NNPFC बराबर GDPMP माइनस निर्धारित पूंजी की खपत प्लस NFIA माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नोट, यदि पूंजी निर्माण को शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण के रूप में दिया गया है तो हम NDPMP पूंजी निर्माण पे पहुंचते हैं बराबर निवेश। समष्टि का परिचय इसमें आएगा स्वायत्त खपत, यह वह खपत जो आय शून्य होने पर आय या व्यय राशि पर निर्भर नहीं करती। स्वायत्त निवेश, वह निवेश जो आय के स्तर के बावजूद किया जाता है, यह आमतौर पर सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाया जाता है। यह आय निरर्थक। स्वायत्त निवेश का दायरा आय के सभी स्तर पर समान है। निवेश गुणक और इसका कार्य निवेश गुणक निवेश में वृद्धि और आय में परिणामी वृद्धि के बीच संबंध दर्शाता है। यह निवेश गुणक निवेश में परिवर्तन के लिए आय में बदलाव का अनुपात है। गुणक के बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। गुणक का मूल्य उपभोग के लिए सीमांत प्रवृत्ति के मूल्य पर निर्भर करता है। MPC के और MPC के मध्य सीधा संबंध है। मुद्रास्फीति के प्रकार, व्यापक मुद्रास्फीति जब अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। छिटपुट मुद्रास्फीति जब कुछ क्षेत्रों में केवल कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, यह प्रकृति में अनुभाग्य है। फिर इसमें आएगा मुक्त मुद्रास्फीति, जब सरकार मुद्रास्फीति को खारिज करने की कोशिश नहीं करती, इसे मुक्त मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में अपनी कीमतों को स्वयं तय करने की अनुमति है, तो मुक्त मुद्रास्फीति होती है। अवरोध मुद्रास्फीति जब सरकार मूल्य नियंत्रण, राशनिंग इत्यादि के माध्यम से कीमतों में वृद्धि को रोकती है, तो इसे अवरोध मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। इसे दमनकारी मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है। फिर इसमें आएगा अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां कीमतें खतरनाक उच्च दर से बढ़ जाती है। दाम अपनी तेजी से बढ़ते हैं कि इसके परिणाम को मापना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि मात्रात्मक शब्दों में जब कीमतें 1000% प्रति वर्ष चौगुनी या 4 अंक मुद्रास्फीति दर से बढ़ती है, इसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। घाटा जनित मुद्रास्फीति वित्तीय अवमूल्यन के कारण होती है। क्रेडिट मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में अत्यधिक बैंक क्रेडिट या मुद्रा आपूर्ति के कारण क्रेडिट मुद्रास्फीति होती है। इसमें है दुर्भत्ता मुद्रास्फीति जमाखोरी के कारण होती है। जमाखोरी बेकार व्यापारियों और काले बाजारियों द्वारा बुनियादी वस्तुओं का अतिरिक्त संग्रहण होता है।
लाभ मुद्रास्फीति, जब उद्यमी अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने में रुचि रखते हैं तो कीमतें बढ़ जाती है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, वह मुद्रास्फीति जो आय बढ़ने, जनसंख्या विस्फोट आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होती है और कुल मांग को बढ़ाती है और कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है और तब वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ा देती है। यह मांग प्रेरित या अतिरिक्त मांग मुद्रास्फीति के रूप में जानी जाती है। कॉस्ट पुश मुद्रास्फीति, जब माल और सेवाओं के उत्पादन के बढ़ते रहने के कारण कीमतें बढ़ती है, इसे कॉस्ट पुश सप्लाई साइड मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मजदूरों का वेतन बढ़ता है तो उत्पादन की इकाई लागत भी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप निर्मित व आपूर्ति किए जा रहे अंतिम उत्पादों या अंतिम सेवाओं की कीमतों में स्वतः वृद्धि हुई है। मुद्रा आपूर्ति में आएगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक है। यह हमारे देश की मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन करता है। इसने हमारे देश में मुद्रा आपूर्ति को 4 घटकों में वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार है। M1 बराबर जनता के साथ मुद्रा, इसमें सिक्के और मुद्रा नोट प्लस जनता की मांग जमा। M1 को संकीर्ण मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। M2 बराबर M1 प्लस डाकघर बचत जमा। फिर M3 होता है बराबर M1 प्लस बैंक के साथ जनता का समय जमा। M3 को व्यापक मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। और M4 बराबर जमा नोट बचत जमाओं के अलावा लोग पोस्ट ऑफिस के साथ विभिन्न परिपक्वता अवधि की सावधिक जमा रखते हैं। कागजी मुद्रा संचलन में करेंसी नोट सामान्य रूप से कागजी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 1 रुपये का नोट कागजी मुद्रा है। RBI द्वारा जारी किए गए नोटों को आमतौर पर बैंक नोट्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे प्रकृति में प्रोमिसरी नोट्स कहते हैं। भारत में कर संरचना, कर धन की वह राशि होती है जिसे सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या निगमों पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है ताकि राजस्व उत्पन्न हो, जिससे कि भारत में किसी भी काले धन की गतिविधियों की जांच कर सके। केंद्रीय सरकार द्वारा आय सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर कर लगाया जाता है। राज्य सरकार कृषि आयकर, केवल बागानों से आय, मूल्य वर्धित कर, वेट, बिक्री कर, स्टैंप ड्यूटी, राज्य एक्साइज, भूमि राजस्व, विलासिता कर और व्यवसाय पर कर लगाती है। स्थानीय निकायों को संपत्तियों, चुंगी कर, प्रवेश कर और जल आपूर्ति, जल निकासी आदि जैसी उपयोगिताओं के रूप पर भी कर लगाने का अधिकार है। प्रत्यक्ष कर में आएगा, ये कर प्रत्यक्ष रूप से लोगों पर लगाया जाता है। भारत में एकत्रित होने वाले कर में ये लोग बड़ा योगदान देते हैं। आयकर, यह एक प्रकार का कर है जिसे उन लोगों पर लगाया जाता है जिनकी आय कर योग्य श्रेणी 2.5 लाख प्रतिवर्ष के अंतर्गत आती है। भारतीय आयकर विभाग CBDT द्वारा शासित होता है तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक भाग है। कॉरपोरेट आयकर इसमें आएगा, इसमें यह कर एक वर्ष में किसी कॉरपोरेट द्वारा अर्जित किए गए लाभ पर लगाया जाता है। भारत में कॉरपोरेट कर की दर कंपनियों से एकत्रित किया गया कर है।
प्रतिभूति लेन देन कर, प्रतिभूति लेन देन कर को 2004 में प्रस्तुत किया गया, जो इक्विटी यानी शेयर, डिबेंचरों या अन्य कोई सुरक्षा की बिक्री और खरीद पर लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति पर सिक्योरिटीज मार्केट के जरिए उत्पन्न होने वाली आय शेयरों के माध्यम से या डिबेंचर के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कर लगाया जाता है और उसी कर को सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या प्रतिभूति लेन देन कर कहा जाता है। बैंकिंग नकद लेन देन कर, बैंकिंग लेन देन कर वह कर है जिसे बैंक खातों के डेबिट और या क्रेडिट पर लगाया जाता है। यह स्वचालित रूप से समाशोधन या निपटान की प्रक्रिया में एक केंद्रीय प्रतिपक्ष द्वारा स्वयं एकत्रित किया जा सकता है। पूंजी लाभ कर जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह पूंजी में लाभ पर कर है। यदि आप बिक्री संपत्ति, शेयर, बांड और कीमतों वस्तुओं आदि पर लाभ कमाते हैं तो आपको पूंजी लाभ कर का भुगतान करना चाहिए। संपत्ति कर, उपहार कर, आवास कर, व्यावसायिक कर, फिर डीटीसी, फिर इसमें आएगा अप्रत्यक्ष कर में आएगा आप सुपर बाजार में वस्तुएं खरीदने जाते हैं या रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि आपने जितनी धनराशि का आनंद लिया उससे अधिक धनराशि रेस्तरां द्वारा आपसे ली जाती है। यह अतिरिक्त राशि ही अप्रत्यक्ष कर कहलाती है, जो बिचौलियों द्वारा एकत्रित की जाती है। और जब बिचौलियों की आय पर सरकार कर लगाती है तो यह अतिरिक्त धन सरकार के कोष में जाता है। यह ज्ञात होता है कि यह कर आम नागरिकों से अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, वैट, मूल्य योजित कर, सीमा शुल्क, इसमें आएगा चुंगी कर, उत्पाद शुल्क, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी, मनोरंजन कर, फिर पथ कर, टूल टैक्स, फिर सेवा कर, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर,